तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यूनिट 4 में पहला क्वेश्चन दिया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके कार्य तथा प्रकार को समझाइए। तो सबसे पहले तो अपन ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके पहले हमने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि सॉफ्टवेयर क्या है, और सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर कहलाता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, मतलब हार्डवेयर को नियंत्रित करने वाला और सभी प्रकार की जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है उसको नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण है वो क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जा सकता है। यह कंप्यूटर पर नियंत्रण रखता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर को नियंत्रित करने का कार्य करता है, उसके हार्डवेयर को नियंत्रित करने का कार्य करता है ना। जो भी उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस लगी हुई हैं उसको नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को चला रहा है, ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इसी कारण से यहाँ पे लिखा हुआ है यह कंप्यूटर पर नियंत्रण रखता है, कंप्यूटर से जुड़ी हुई सभी डिवाइस को चेक करता है, इसलिए इसे मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम भी कहते हैं। तो कंप्यूटर से आपके कौन कौन सी हार्डवेयर डिवाइस लगी हुई हैं, क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रही हैं या वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही हैं, क्या किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका ड्राइवर प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा चेक की जाती हैं, इसलिए इसे मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम भी कहते हैं। यह फाइलों पर नियंत्रण रखने में भी हमारी सहायता करता है। तो जो भी हम अपने कंप्यूटर में फाइल्स बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं, उनको भी नियंत्रित रखने का कार्य किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। मतलब फाइल्स को देखने के लिए, फाइल्स को सर्च करना है, यदि आपको फाइल्स को ढूंढना है, यदि आपको फाइल को यदि डिलीट करना है, हिडन करना है, तो ये सारी चीज़ें किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। आप जानते हैं कि कंप्यूटर अपने आप कोई भी कार्य नहीं कर सकता, कार्य करने के लिए मनुष्य को ही निर्देश देने पड़ते हैं। तो हमें ये मालूम है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वह अपने आप कोई भी कार्य नहीं करती, उसके लिए हमको कंप्यूटर को क्या देने पड़ते हैं, निर्देश देने पड़ते हैं, जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम पालन करता है। तो जो भी हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम उस निर्देश का अनुसरण करता है, उसको समझता है और वैसा आउटपुट हमको दिखाता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप ही कुछ विशेष प्रोग्रामों का समूह है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि बहुत सारे विशेष प्रोग्राम मिलकर के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। ये प्रोग्राम ही हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों व प्रश्नों का मशीनी भाषा व कंप्यूटर की भाषा में अनुवाद करते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है उसमें जो भी हम निर्देश देते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में बदलने का कार्य करता है। मशीन लैंग्वेज में बदलने के कारण ही कंप्यूटर उसको समझ पाता है, क्योंकि कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा निर्देश प्रोग्रामों का समूह है जो हमारे पीसी को निर्देशित करता है। इसके अभिन्न अंगों के साथ मिलकर कैसे कार्य किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंट्रोल प्रोग्राम है जो यूजर तथा कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। इंटरफेस का मतलब डिज़ाइन का कार्य करता है, किसके बीच, यूज़र और हार्डवेयर के बीच। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम अपने कंप्यूटर को नहीं चला पाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, अभी हमारे कंप्यूटर में विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। यदि हमको अपने कंप्यूटर में आगे वर्क करना है, कैलकुलेटर मान लीजिए ओपन करना चाहते हैं हम कैलकुलेशन करने के लिए, तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के हमें स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करना होगा और हमें ढूंढना होगा कि कैलकुलेटर का प्रोग्राम कहाँ पर है। तो कैलकुलेटर का प्रोग्राम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हमने कंप्यूटर को निर्देश दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम को निर्देश दिया कि स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करने पर वह स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर दे। तो हमारे द्वारा माउस के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिया गया और कंप्यूटर इस निर्देश का पालन करके स्टार्ट मेन्यू को खोल लेता है
और जब हम कैलकुलेटर में क्लिक करते हैं तो ये कैलकुलेटर हमारे सामने आ जाता है। अब जो भी हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो कैलकुलेटर के द्वारा कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, हमारे जो भी हम कार्य करना चाहते हैं कंप्यूटर में उसको आसान बना रहा है। हम कंप्यूटर में यदि किसी प्रकार की फाइल्स को स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको अलग अलग ड्राइव की सुविधा देता है। अगर हम कंप्यूटर में किसी फाइल को सर्च करना चाहते हैं तो ये देखिए सर्च के लिए हमको सर्च ऑप्शन की सुविधा देता है, जिससे हम अपने कंप्यूटर में किसी भी फाइल को सर्च कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्लीट एनवायरनमेंट हम कह सकते हैं, पूरा वातावरण है जिसका इस्तेमाल करके कंप्यूटर में हम कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमको कंप्यूटर के हार्डवेयर को, मशीन को चलाने के लिए एक सुविधा देता है, ऑपरेट करने के लिए एक सिस्टम देता है। इसी कारण से उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है इसको समझते हैं। जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो कंप्यूटर सबसे पहले सीपीयू के सभी आंतरिक भागों की जांच शुरू कर देता है ताकि सभी भागों के ठीक से कार्य करने का पता चल सके। ये सभी रैम, रोम, प्रिंटर, मेमोरी, पेरीफेरल्स मतलब सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस आदि होती हैं। यह जांच पूरी होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया जाता है। वास्तव में कंप्यूटर से हमारा सीधा संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है, जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वह चेक करता है कि आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कितनी लगी हुई है, क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम सही वर्क कर रही है कि नहीं, अगर प्रिंटर लगाया है तो वो प्रॉपरली कनेक्टेड है कि नहीं, सभी प्रकार की पेरीफेरल डिवाइसेस मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस प्रॉपरली वर्क कर रही हैं कि नहीं। तो ये सारा कार्य किसका होता है, सारा कार्य जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम ये चेक करता है कि सभी कार्य प्रॉपरली वर्क, सभी चीज़ें, सभी डिवाइस प्रॉपरली वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में कंप्यूटर से हमारा सीधा संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा होता है। तो जो भी हम कंप्यूटर चला रहे हैं उसका डायरेक्ट हमसे संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही होता है। मतलब बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम एक मीडिएटर का कार्य करता है और हमारे द्वारा किए गए कार्य जो भी हम करना चाहते हैं उसको कंप्यूटर के द्वारा वो कार्य करवाता है।
अगला दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। अब जो हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे अभी हमने बताया आपको कि हमारे कंप्यूटर में भी विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके क्या क्या कार्य होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य नियंत्रण रखना होता है, जिसके बारे में हमने शुरू में पढ़ चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सभी प्रकार की इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करने का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। यह हमारे आदेशों को कंप्यूटर तक पहुंचाता है और उनके परिणाम तथा कंप्यूटर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को हमारे तक पहुंचाता है। तो बीच में जैसे जो भी हमने कंप्यूटर को निर्देश दिए, तो कंप्यूटर जो भी हम निर्देश दे रहे हैं उसको कंप्यूटर तक पहुंचाता है, उसको ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, और उसके बाद जैसा आउटपुट कंप्यूटर फिर दिखाना चाहता है, कंप्यूटर वैसा आउटपुट दिखाता है और उसको हमारे समझने वाली भाषा में कंप्यूटर हमको आउटपुट के रूप में दिखाता है। जैसे यदि हमने कंप्यूटर को निर्देश दिया कि हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, तो जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम हमको आउटपुट के रूप में ये स्टार्ट मेन्यू ओपन करके दिखा देता है। मतलब कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या निर्देश दिए कि हमने इसमें क्लिक किया और क्लिक करने पर हम ये स्टार्ट मेन्यू खोलना चाहते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमको आउटपुट के रूप में क्या दिखा दिया, ये स्टार्ट मेन्यू हमको खोल करके ओपन करके दिखा दिया। तो इस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ, जो भी हम कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हैं उस निर्देश को मशीन लैंग्वेज में बदलना और कंप्यूटर में प्रोसेस करना, प्रोसेस करने के बाद हमारे समझने वाली भाषा में हमारे समझने लायक आउटपुट में हमको दिखाना। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य हो गया। उसके बाद कुछ कैटेगरी में ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य को बांटा गया, देखते हैं। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट के अंतर्गत विभिन्न इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस का समन्वय तथा डिवाइसों का कार्य सौंपा जाना सम्मिलित है जब एक से अधिक प्रोग्राम क्रियान्वित होते हैं। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का अर्थ होता है कि आपके कंप्यूटर में जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस लगी हुई हैं, इनपुट डिवाइस जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, आउटपुट डिवाइस जैसे स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, सभी इनपुट डिवाइस को क्या निर्देश दिए गए हैं, प्रिंट निकालने के लिए क्या निर्देश दिया गया है ना। उसके बाद स्कैनिंग के द्वारा, स्कैनर के द्वारा क्या स्कैनिंग हो रही है, कीबोर्ड के द्वारा क्या डेटा को इनपुट किया गया है। तो ये सारी चीज़ों को नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। इसी कारण से कहा गया है इसे इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत विभिन्न फाइलों को स्टोर किया जाता है। फाइल मैनेजमेंट हमें इस बात की अनुमति देता है कि हम जब चाहें फाइलों को बदल सकें तथा उनका प्रयोग कर सकें। तो फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल्स स्टोर होती हैं, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल स्टोर होती हैं, उन फाइल को ढूंढने का कार्य, उन फाइल का नाम यदि बदलना है, फाइल को डिलीट करना है, और फाइल से संबंधित जितने भी कार्य हैं, फाइल किस ड्राइव में स्टोर की जा रही है, ये सारे फाइल मैनेजमेंट के कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में सिस्टम, प्रोग्राम तथा डेटा के प्रयोग के लिए मेन मेमोरी को अलग भागों में विभाजित किया जाता है। तो मेमोरी को किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, मतलब कौन सा प्रोग्राम के लिए कितनी मेमोरी को बांटना है, उसका कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, जिससे मेमोरी जो है सभी प्रोग्राम्स के लिए प्रॉपरली डिवाइड हो सके, और ये प्रॉपरली विभाजित करने का कार्य मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। प्रोसेसर मैनेजमेंट में प्रोसेसर को विभिन्न कार्य सौंपे जाते हैं जिन्हें एक कंप्यूटर द्वारा पूरा किया जाता है। तो प्रोसेसर मैनेजमेंट का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। प्रोसेसर का मतलब होता है जो भी आपने कंप्यूटर में निर्देश दिए हैं, पहले वो कंप्यूटर में 0-1 के फॉर्म में बदलते हैं और उसके बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, मतलब समझता है, और प्रोसेस करने के बाद क्या निर्देश दिए गए हैं कंप्यूटर को उसके अनुसार आउटपुट दिखाता है। तो उसको समझने के लिए जो प्रोसेसिंग होती है उसे प्रोसेसर मैनेजमेंट कहते हैं। तो प्रोसेसर मैनेजमेंट का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है कि कंप्यूटर को कौन से कार्य सौंपे गए हैं, ये सारा कार्य जो है वो प्रोसेसर मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, और प्रोसेसर मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। पांचवा कार्य है ऑपरेटिंग सिस्टम का गतिविधियों का संचालन। प्रक्रिया के दौरान कंप्यूटर सिस्टम की गतिविधियों का ऑपरेटिंग सिस्टम ध्यान रखता है कि कंप्यूटर में क्या गतिविधि हो रही है। प्रोग्राम में त्रुटि होने पर उन्हें निरस्त करता है। अगर प्रोग्राम में कोई त्रुटि आती है तो उसे हटाता है, सुधारता है, दूर करता है। इसी प्रकार इनपुट डिवाइस में आने वाली किसी भी
अप्रत्याशित त्रुटि के लिए यूज़र को तत्काल संदेश भी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दिया जाता है। अगर किसी प्रकार की एरर आती है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, तो उस एरर को यूज़र को बताने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या एरर आ रही है। तो इस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है कंप्यूटर को चलाने में। इसके मुख्य कार्य कौन कौन से हुए? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट और गतिविधियों का संचालन करना। तो ये थे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार में पहला है सिंगल यूज़र सिस्टम, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है देखते हैं। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक ही प्रोग्राम क्रियान्वित होता है। मतलब अगर आपके कंप्यूटर में सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें आप एक समय में केवल एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो, एक ही प्रोग्राम को इस्तेमाल कर सकते हो। पहले समय के अधिकतम ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज़र होते थे। अब आजकल तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम बने थे उस समय सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का ही इस्तेमाल किया जाता था। मतलब कंप्यूटर में अपन एक समय में केवल एक ही प्रोग्राम को चला सकते थे। और आजकल के माइक्रो कंप्यूटर में भी अधिकतर सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में यह समस्या थी कि इसमें एक प्रोग्राम से अधिक प्रोग्राम एक बार में क्रियान्वित नहीं किए जा सकते। तो एक बार में जो है एक ही प्रोग्राम चलेगा, इसी कारण से इसे क्या बोलते हैं? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें इंटरनेट चलाना है तो हम इंटरनेट भी चला रहे हैं, उसी समय हमें प्रिंट आउट निकालना है तो हमने प्रिंट आउट भी दे दिया, उसी समय यदि हमें जो है कोई गेम खेलना है तो अपन गेम भी खेल रहे हैं। तो उससे क्या होता है? कंप्यूटर एक साथ कई कार्य कर रहा है। लेकिन सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? एक समय में केवल एक ही कार्य को किया जा सकता है। कोई भी कार्य, या तो आप केवल गाना सुन सकते हो, या तो आप केवल प्रिंट आउट आप निकाल रहे हो, या तो अगर आप गेम खेल रहे हो तो केवल गेम खेल सकते हो। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक समय में एक ही कार्य किया जा सकता है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। दूसरा है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग में कई प्रोग्रामों को चलाया जा सकता है। मतलब एक साथ आप कई प्रोग्राम को चला सकते हैं। यह विशेष प्रोग्रामों का एक समूह होता है जो कंप्यूटर की क्रियाओं को एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्थानांतरित करके गति देता है। आजकल मल्टी प्रोग्रामिंग की सहायता से ही कई ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक कार्य एक साथ करने की सुविधा प्रदान करते हैं। दो या दो से अधिक प्रोग्रामों का एक समय में एक ही कंप्यूटर द्वारा क्रियान्वित होना मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है। तो अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई प्रोग्राम को चलाने की क्षमता है तो इसका अर्थ यह है कि वह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक ही समय में उसमें आप कई प्रोग्राम को एक साथ चला सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे हम अपने कंप्यूटर में मान लीजिए कुछ टाइपिंग वर्क कर रहे हैं और उसी समय हमने गाना भी प्ले कर दिया तो गाना भी प्ले हो रहा है, उसी समय हमने प्रिंटर से कुछ प्रिंट आउट दे दिया तो प्रिंट आउट भी निकल रहा है, उसी समय हम इंटरनेट पे चैटिंग कर रहे हैं तो चैटिंग भी हो रही है। तो एक साथ अगर हम अपने कंप्यूटर से कई कार्य कर रहे हैं, मतलब कई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा रहे हैं, कई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, तो उसे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में भिन्न भिन्न प्रोग्रामों के निर्देश एक ही समय में एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक कंप्यूटर में जहाँ पर निर्देश बहुत सारे प्रोसेसर में एक साथ एग्जीक्यूट होते हों। तो नॉर्मल जो डेस्कटॉप कंप्यूटर वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं उसमें तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल मेन फ्रेम में या सुपर कंप्यूटर में किया जाता है, जहां अलग अलग प्रोग्राम को एक ही समय में एक साथ अलग अलग प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूट किया जा सके। मतलब मल्टी प्रोसेसिंग में बहुत सारे प्रोसेसर एक कंप्यूटर में लगे हैं। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में भिन्न भिन्न प्रोग्रामों के निर्देश एक समय में एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। इनपुट आउटपुट तथा प्रोसेसिंग क्षमताओं के बीच तालमेल स्थापित करने का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम करता है।
तो जो भी इनपुट डिवाइस लगी हुई है, जो भी आउटपुट डिवाइस लगी हुई है, और उनसे जो भी निर्देश कंप्यूटर में जा रहे हैं और जो भी निर्देश प्रोसेस हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बीच में जो तालमेल बैठाने का कार्य है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। यह तकनीक पैरेलल प्रोसेसिंग को सहायता प्रदान करती है। पैरेलल प्रोसेसिंग का अर्थ होता है कि समानांतर क्रम में एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, जिससे बहुत बड़े बड़े कार्य एक साथ एक ही समय पर हो जाएं, उसको बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं। जैसे हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होता है, जिससे उसकी स्पीड जो है वो जैसी स्पीड होती है, मतलब जो उसकी स्पीड होती है वो नॉर्मल स्पीड होती है। लेकिन जिसमें बहुत सारे प्रोसेसर यदि होंगे तो उसकी स्पीड एक प्रोसेसर वाले कंप्यूटर से ज़्यादा होगी। तो ये जो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, एक से ज़्यादा सीपीयू का इस्तेमाल किया जाता है। और मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में मल्टी प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक और फ़ायदा क्या है कि एक सीपीयू ख़राब होने पर दूसरे सीपीयू द्वारा कार्य किया जा सकता है। क्योंकि कई सीपीयू लगे हुए हैं तो उससे क्या होता है, अगर एक सीपीयू ख़राब हो गया तो दूसरे सीपीयू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कि बहुत सारे प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अगला प्रकार दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग क्या कहलाता है? बैच प्रोग्राम के माध्यम से विभिन्न प्रोग्रामों को क्रियान्वित किया जा सकता है। इसका प्रयोग विभिन्न डेटा प्रोसेसिंग सेंटर में कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए किया जाता है। तो बैच प्रोसेसिंग का अर्थ ही होता है, जैसे बैच प्रोग्राम का एक समूह बना लिया जाता है, उस समूह को फिर एक साथ एग्जीक्यूट करा दिया जाता है। तो प्रोग्राम के इस प्रकार से समूह बना करके एग्जीक्यूट करने के कारण इसका नाम क्या हुआ? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच बना करके प्रोग्राम्स के और प्रोसेसिंग की जाती है, इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की यह तकनीक ऑटोमेटिक जॉब परिवर्तन के